सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है भोजन उत्पादन एवं पशुपालन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइटेड कर रखी हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। और जीएस मेन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं, मैंने क्या में बात की। टॉपिक है भोजन उत्पादन एवं पशुपालन, मानव एवं पर्यावरण से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कृषि क्या है, कैसे आप परिभाषित करेंगे कृषि क्या है? जब मानव का उत्पत्ति हुई थी, आदि मानव से वो मानव बने, तो वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिकार करते थे और पेड़ पौधों से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। और उसके बाद वो क्या होने लगे, कृषि पर निर्भर होने लगे। अब पृथ्वी के जो भी स्रोत थे उनका अनुकूल प्रयोग करके मनुष्य ने अपने भोजन, चारा, रेशे और ईंधन आदि की आपूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं की, वही कृषि कहलाया। मतलब पृथ्वी के स्रोतों का आप अगर अनुकूल प्रयोग करेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन के लिए, भोजन के लिए, ईंधन के लिए, चारे के लिए, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ के लिए, आपूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करें, वो कृषि कहलाता है। भारतवर्ष अपने देश में सदियों से ही मसाले हमारे यहाँ और आम जैसे फलों के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। कोलंबस मसाले की खोज में ही भारत आया था, प्रारंभ की थी, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा मसाले की खोज के लिए ही भारत आया था। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, ये बताएंगे आपको। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि की वर्तमान स्थिति एवं महत्व, कार्बनिक खेती, जैविक खेती सहित फसल उत्पादन की विधियों को स्पष्ट करेंगे। खरपतवार से फसल की सुरक्षा की विधि को समझाएंगे। पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी को भोजन एवं आय पूरक गतिविधियों की मान्यता देंगे। समाज और विज्ञान की दूरी मिटाते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग को मान्यता दें। और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उत्पादन, भंडारण और वितरण के बीच कड़ी को हम समझेंगे। कृषि का विकास, हरित क्रांति। विश्व में जो क्या हुआ था, कृषि का विकास 1000 ईसा पूर्व पहले ही प्रारंभ हो गया था। पहले आदि मानव कच्चा फल फूल शिकार करके मांस खाते थे, और अग्नि के आविष्कार के बाद उन्होंने शिकार को भूनकर और पाचन योग्य बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, पशुपालन किया। इसमें भेड़ बकरी पालन प्रमुख था। उन्होंने गेहूँ और जौ की खेती की। और वैदिक काल से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की पद्धतियों में परिवर्तन आता रहा है, और जो हमारी कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, परंतु हम कृषि उपकरणों से हल्का प्रयोग में लाना प्रारंभ हो चुका था। आज की जो कृषि अनुसंधान और टिकाऊ खेती का भारत इसमें कृषि क्षेत्र के विकास से प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है। देश में राष्ट्रीय आय का लगभग 17.6% भाग कृषि से प्राप्त होता है। 17.6% भाग। 1905-7 के दौरान कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में स्थित है। वहाँ भारत के कृषि शोध तथा विकास की दिशा में अनेक वैज्ञानिक कार्यरत हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति कौन लाया था? फसल पैदावार बढ़ाने के लिए, खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए 1968 से 1988 के मध्य क्रांति के रूप में आया। 20 सालों का ये सफर, और इसे ही भारतीय कृषि का स्वर्णिम युग कहा गया। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का स्वर्णिम युग था। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया हरित क्रांति द्वारा, और इसका मान से हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भुखमरी के विरोध के लिए उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, परंतु हमारे वैज्ञानिक तथा संघ किसानों के साझित प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ। हरित क्रांति गेहूं और धान की उन्नत खेती से आरंभ हुई, और इसी के हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च तकनीक एवं अधिक संसाधनों के प्रयोग से सीमित खेतों में अधिक अन्न उत्पादन किया गया। फिर क्या हुआ हरित क्रांति में? समय के साथ साथ खेतों में अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीट फफूंदनाशकों का प्रयोग किया गया। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ साथ धरती की उत्पादकता क्षमता भी कम हुई, क्योंकि आपने अधिक प्रयोग कर दिया। कृषि को आत्मनिर्भरता तो पड़ी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हो कि आपने सबसे ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग किए। हरित क्रांति को जारी रखने के लिए कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। अब सतत हरित क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? कृषि क्षेत्र पंप, उर्वरक, कीटनाशक बनाने वाले उद्योगों की स्थापना की जाए। जल ऊर्जा को नियमित रूप से पाने के लिए सिंचाई एवं ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। फसलों एवं
पशुओं की नई स्वस्थ पीड़क प्रतिरोधी और उन्नत पैदावार वाली किस्मों के प्रजनन के लिए अनुसंधान विकास संस्थाओं की स्थापना की जाए। दोस्तों देखा है आपने, यदि आप कभी दिल्ली जाएं तो यहाँ लोगों में कृषि के विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोडापुर इलाके में स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं। प्लीज़ होकर आइए। फसल उत्पादन के सिद्धांत एवं विधियाँ। फसल उत्पादन खेतों का प्रबंधन कृषि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं, ऑर्गेनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई सस्य विज्ञान के बारे में पूछे तो बता दीजिए। फसल उत्पादन एवं खेतों का प्रबंधन जो किया जाए, जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल उत्पादन के सिद्धांत क्या होते हैं? निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए फसल उत्पादन में हमको। मृदा की उर्वरकता उत्पादकता को बनाए रखना, फसलों में कीट रोग और खरपतवारों को हटाने का प्रबंध करना, स्वस्थ बीजों को खेत में उचित दूरी और गहराई पर सही समय पर बोना, फसलों के लिए उर्वरक तथा जल का उचित प्रबंध करना, विभिन्न प्रकार के मौसम जलवायु मृदा के लिए विभिन्न फसलों एवं उनकी प्रजातियों का उचित चयन करना, फसलों के उचित समय पर कटाई करना, फसल के उत्पादन का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करना, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में फसल उत्पादन के लिए बहुफसली खेती अथवा मिश्रित खेती शैली प्रणाली का प्रयोग करना, फसल चक्र का प्रयोग करना और विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियाँ अपनाकर भूमि सुधार प्रबंधन करना। फसल उत्पादन की विधियाँ कौन सी है दोस्तों? 4 प्रमुख विधियाँ हैं। एक फसल चक्र, निश्चित खेती, बहुफसल उत्पादन और जैविक कृषि और कार्बनिक कृषि शामिल होते हैं। दोस्तों फसल चक्र क्या होता है? क्रॉप रोटेशंस क्या होता है? किसी निश्चित समय में खेत में एक निर्धारित क्रम से फसलों को उगाने को ही फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र में अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें पहले उगाई जाती हैं, उसके बाद कम जल मांग वाली और सबसे जैसे पहले धान, फिर चना, पहले अधिक खाद की जरूरत वाली फसलों के बाद कम खाद की जरूरत चाहने वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे पहले आलू या फिर मूंग। और इसी प्रकार पहले गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें उगाई जाती है, जैसे कपास, फिर मेथी। वो सही एग्जाम्पल दिया गया है। अब जो फलीदार फसलों के अंतर्गत मटर, सेम, चना, दालें आती हैं, क्योंकि वे अपनी जड़ों में नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणुओं को आश्रय देती हैं और ये जीवाणु वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को उपायोज रूप में बदल देते हैं। अतः इन फसलों की कटाई के बाद मृदा अन्य फसलों के लिए उर्वरक बन जाती है। फसल चक्र से क्या लाभ होते हैं? नाइट्रोजन समृद्धि द्वारा खेती की उर्वरकता एवं मृदा के पोषक बनाए रखता है, अधिक उत्पादन होता है, भूमि का कटाव रुकता है, फसल उत्पादन में कम व्यय होता है, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग होता है, खरपतवार, कीट एवं रोग नियंत्रण रहता है, वर्ष भर नियमित आमदनी बनी रहती है। दोस्तों मिश्रित खेती के बारे में देखेंगे। मिश्रित खेती क्या होती है? जब एक ही खेत में एक से साथ 2 या 2 से अधिक फसलें आप उगाएं, वही मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे गेहूँ में मटर, गेहूँ में सरसों, मूंगफली में सूरजमुखी, ये मिश्रित खेती का उदाहरण है। मिश्रित खेती से लाभ ये होता है किसानों को कि वो एक ही खेत से एक निश्चित समय या समय अंतराल पर 2 उनको फसलें मिल जाती हैं और मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। बहुफसल उत्पादन का होता है, मल्टी क्रॉपिंग होता है, एक ही भूमि पर एक वर्ष में 2-4 फसलें उगाना, ये मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। वास्तव में खाद्य समस्याओं वाले देश में बहुफसल उत्पादन उत्तम हल है, क्योंकि भूमि का एक ही टुकड़ा विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए प्रयुक्त होता है। एक छोटे क्षेत्र में एक ही समय पर अनेक फसलें हमको प्राप्त होती हैं। दोस्तों फसलों का वर्गीकरण क्या है? मैं आपको फसलों का वर्गीकरण समझाने की कोशिश करता हूँ। फसलों का वर्गीकरण मुख्यतः उनके फैमिली, जीवन चक्र, ऋतु, आर्थिक दृष्टिकोण, विशेष उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। जीवन चक्र के आधार पर आप 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय फसलों को रखते हैं। वहीं ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी,
जायद फसलों को बांटते हैं। अब जो खरीफ होती है फसल, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच उगाई जाती है। रबी अप्रैल से जुलाई के मध्य उगाई जाती है। और जायद फसलें गर्मी के मौसम में या अलग अलग ऋतुओं में फसल विशेष के अनुसार उगाई जाती हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार फसलों का वर्गीकरण किया गया है। अन्य मसाले, रेशेदार फसल, चारा, फल, औषधि पौधे, तिलहन, दलहन, जड़, कंद, उद्दीपक एवं शर्करा की फसलें आती हैं। इसी प्रकार से विशेष उपयोग के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे अंतर्वर्ती फसलें, नकदी फसलें, मृदारक्षक फसलें, हरी खाद। हमारे जैसे मुख्य तौर पर ऋतुओं के आधार पर फसलों को प्राथमिकता दी गई है। अब ऋतुओं के आधार पर फसलें खरीफ, रबी एवं जायद। खरीफ क्या है? धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उड़द, मूंग, लोबिया, ज्वार, अंडी, तिल, गवार, जूट, सनई, अरहर, गन्ना, सोयाबीन और भिंडी खरीफ फसलें। रबी गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, मसूर, आलू, तम्बाकू, लाही, जई। जायद कद्दू, खरबूज, तरबूज, लौकी, तुरई, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी। आप अपने बड़ों से हल्दी, तुलसी, लहसुन, अदरक, मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग आदि के औषधि गुण में पूछिए। जैविक और कार्बनिक कृषि क्या होती है? जैविक और कार्बनिक कृषि व्यक्ति के साथ जो होता है बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य करती है, ना कि उसके विरुद्ध कार्य करती है। इसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके उच्च फसल उत्पादन का लक्ष्य प्राकृतिक पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त किया जाता है। मनुष्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फसल और सब्जियों की बागवानी को उद्यान कृषि के अंतर्गत रखा गया है। हॉर्टिकल्चर में आपने बताया, मुझे आपको बताया, फलों सब्जियों की बागवानी को उद्यान कृषि के अंतर्गत रखा गया है। उद्यान कृषि में फलों सब्जियों के वैद्युत पैदावार के विषय में अध्ययन करते हैं। भारत सरकार ने के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन का गठन किया गया है। उन्नत कृषि उत्पाद की पद्धतियां। हमारे जो महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने बदलते पर्यावरण तथा धरती के तापक्रम में वृद्धि, समृद्धि के बढ़ोतरी, ओजोन परत में क्षति आदि नई विशेषताओं में कृषि टिकाऊपन देने के साथ दुनिया की बढ़ती आबादी को अन्न खिलाने के लिए उत्पादकता के स्तर में क्रमिगत वृद्धि करना है टिकाऊ खेती या उन्नत कृषि है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति को नुकसान ना हो, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार कृषि की जाए, वही है टिकाऊ खेती हो। खेतों में उर्वरकों, कीटनाशियों, पीड़कनाशियों, रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की दशा खराब हुई है। इससे भूमि के लाभदायक कीट, केंचुए, अन्य जीव नष्ट हुए हैं, बल्कि भूमि में पोषक तत्वों की कमी भी हुई है। मृदा को कृषि योग्य बनाना। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जो पृथ्वी के पतले आवरण के रूप में ढकती है, और यही पौधों के आधार एवं वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम तक कार्य करती है। और जो मृदा में खाद बनाने के बाद खेती के औजारों से फावड़ा, हल और यांत्रिक साधनों के उपयोग से मृदा को शिथिल व समतल किया जाता है। बीज उपचार क्या है? बीजों पर सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से हमला हो जाता है। रोगी बीजों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें भी रोगी होती हैं। बीजों को रोग से बचाने के लिए किसान बीजों को सिरोसन, नाम याद रखिएगा, सिरोसन या एग्रोसन जैसे रसायनों में डुबोकर इनका उपचार करते हैं। ये रसायन इन पौधों पर सूक्ष्म जीवों के आक्रमणों को रोकते हैं। भी याद रखिएगा, सिरोसन और एग्रोसन। बीज क्यारी की तैयारी और नवोद्भिदुक देखभाल। क्यारी की मृदा कोमल शिथिल हो ताकि नवोद्भिद की कोमल जड़ें अच्छी तरह उग सकें और खेत को अच्छी तरह खोदकर जुताई करके प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, जो बीज क्यारी यहाँ नवोद्भिद लगाए गए हैं समतल होनी चाहिए ताकि जब हम पौधों को पानी दें तो जल एक समान रूप से वितरित हो सके। आप फिगर में देख रहे हैं। खेत से सभी खरपतवार और वांछनीय पदार्थों को हटा दें
क्योंकि खरपतवार भी मृदा से जल व पोषण ग्रहण करते हैं। इसके लिए आप पैराथियन, सेविन, डाइमिक्लोन और रोजर ऐसे रसायनों का प्रयोग करके नवविधों को तैयार कर सकते हैं। प्रतिरोपण क्या होता है दोस्तों? रोपण क्यारियों से नवोद्भिद को हटाकर उन्हें मुख्य खेत में लगाने की प्रक्रिया प्रतिरोपण कहलाती है। जब हम प्रतिरोपण करते हैं तो उन नवोद्भिद को चुनना चाहिए जिनमें 4 से 5 स्वस्थ पत्तियां हों। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। पौधों की वृद्धि के लिए फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो पौधों को मृदा से प्राप्त होती है। अब पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वायु से पौधों को कार्बन, ऑक्सीजन, जल से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और शेष 13 पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो बता दें 16। पोषक तत्वों में से 6 तत्व ऐसे जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मिट्टी से प्राप्त 13 पोषक तत्वों में से 7 तत्व ऐसे जो अल्प मात्रा में आवश्यक है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जिनमें आयरन, मैंगनीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन। खाद एवं उर्वरक मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और वृहद फसल प्राप्त करने में मदद करते हैं। पादप वृद्धि नियंत्रक का उपयोग। ऐसे रसायन जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, पादप वृद्धि नियंत्रक कहलाते हैं। सभी पौधों में वृद्धि नियंत्रक होते हैं जो निर्धारित करते हैं पौधा कितना लंबा होगा और फल कितना बड़ा होगा। और हम फसलों की बेहतर पैदावार के लिए कुछ पादप वृद्धि नियंत्रकों जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, सेक्टोकाइनिन, एपिसिक एसिड आदि को उपयोग में ला सकते हैं। सिंचाई। पौधों को पूरी तरह पनपने के लिए सिंचाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मृदा के लक्षण एवं फसल की आवश्यकता पर सिंचाई निर्भर करती है। फसल की नवोद्भूत पुष्पन और दाने भर अवस्थाओं में सिंचाई आवश्यक है। धान की फसल को लगातार जल चाहिए और आज सिंचाई की कई विधियां प्रचलित हैं। इसमें सरफेस सिंचाई, अंडरग्राउंड भूमिगत सिंचाई, फव्वारा, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई प्रणाली आधुनिक सिंचाई प्रणाली है। इसमें सीमित पानी में बेहतर सिंचाई होती है, यानी पानी की बर्बादी को रोका जा सके। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में एक विशेष विधि से बूंद बूंद करके पानी मृदा में मिलता है और फसल को आवश्यकता अनुसार अनुरूप उपलब्ध होता है। इन प्रणालियों का उपयोग रेगिस्तानों में फसल उगाने में सफल हुए हैं। फसल की कटाई। कुछ समय पूर्व तक किसान हंसिए से फसल काटते थे, लेकिन अब शस्य कर्तन या अंतर्यामी फसल काटने वाले यंत्रों के निर्माण के बाद फसल कटाई का कार्य बहुत ही आसान हो गया है। आप गांव देहात में देखते हैं। फसल कटाई इस बात पर निर्भर करता है कि फसल का प्रकार, पौधे के भाग, फसल की परिपक्वता स्थिति कैसी है। जैविक खाद एवं उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर एवं फर्टिलाइजर्स। जल के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि में मिला जाने पर उसकी उर्वरकता में सुधार करें, वही जैविक या जीवांश से कार्बनिक खाद कहलाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवांश जैविक खाद प्राकृतिक पदार्थ से घास फूस, पौधे, पशु पक्षियों का मल मूत्र, अन्न अवशेष सम्मिलित हैं। इनमें कम मात्रा में प्राय सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इसी वर्ग में अधिक पैदावार पाने की इच्छा में किसान भाइयों ने अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया है, लेकिन ये दोनों ही मृदा और हमारी सेहत पर एक गलत प्रभाव पड़ा है। इस योग में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, खलियां, हरी खाद आते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट को केचुआ पालन खाद या वर्मी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। केचुए को प्राकृतिक हलफुहा या किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। गोबर, सूखे हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, खेतों के अवशेष आदि खाकर केचुए के मल से प्राप्त खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है और यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक और संपूर्ण संतुलित आहार या पोषक खाद होती है। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट वह खाद है जो घरेलू कचरे, खरपतवार, सब्जियों, जानवरों के कचरे के कोई गहरे गड्ढे में गाड़कर योजन के द्वारा सड़ाकर बनाई जाती है। फार्म यार्ड खाद क्या है?
जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह अपघटित पशु मल और मूत्र बचे हुए चारे को कर्कट का मिश्रण होता है। उर्वरक पौधों में के आवश्यक के लिए पोषक तत्वों की अधिकता होती है। इनमें से 3 तक आवश्यक तत्व अधिक मात्रा में मिलाए पाए जाते हैं। उर्वरक कृत्रिम रूप से कारखाने में तैयार किए जाते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक संबंधित 2 या 3 खुराकों में दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा, NPK का नाम सुना ही होगा, जिनमें कि N नाइट्रोजन, P फास्फेट और K पोटेशियम है। यूरिया, सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, क्यूरेट ऑफ पोटेटास आदि उर्वरक हैं। जैविक खाद्य उर्वरक में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैविक खाद्य उर्वरक में अंतर मैं बता रहा आपको। जैविक खाद्य उर्वरक जानने से पहले आप किसी सहायता केंद्र टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। फ़ोन कीजिए प्लीज़। जैविक खाद्य क्या है, इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं परंतु इनकी प्रतिशत मात्रा कम होती है, इसलिए इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इन्हें आसानी से खेतों में ही तैयार किया जा सकता है। इनकी कीमत अधिक होती है। इनका प्रभाव भूमि में दीर्घकालीन होता है और इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, वायु संचार बढ़ जाता है, ताप नियंत्रित रहता है और रख रखाव भंडारण में कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं होती है। ये जैविक खाद्य है। लेकिन उर्वरक क्या है? अकार्बनिक खाद्य। इनमें कुछ ही पोषक तत्व पाए जाते हैं परंतु इनकी प्रतिशत मात्रा अधिक होने का अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इन्हें केवल रसायनों द्वारा कारखानों में ही तैयार किया जाता है। इनकी कीमत कम होती है, भूमि में इनका प्रभाव कम समय के लिए होता है, लगातार प्रयोग से भूमि की दशा खराब हो जाती है, वायु संचार नहीं रहता है, ताप भी नियंत्रित नहीं रहता है। इनके भंडारण में सावधानी रखनी होती है, अन्यथा नमी आने पर उर्वरक खराब हो जाता है। फसल सुरक्षा प्रबंध क्या है दोस्तों? फसल सुरक्षा प्रबंध दोस्तों क्या है? खेतों में जब फसलें खरपतवार, कीट पीड़ा के रोगों के लिए संवेदनशील और भेद होती हैं, हम फसल जब बेहतर फसल पाने के लिए क्या करते हैं, जो उनके साथ फसलों का खरपतवार उग जाते हैं उनको हटाते हैं और साथ ही पीड़कों के हमलों से फसलों का बचाव भी करते हैं। ये फसल सुरक्षा प्रबंध है। खरपतवार नियंत्रण क्या होता है? जब किसी योग भूमि में कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जैसे खलू, जैंथियम, गाजर घास, पाथिनियम, मोथा, साइपर, रोटेंजस, ये जो अनावश्यक पौधे होते हैं खेतों में मुख्य फसल से धूप पानी स्थान के लिए स्पर्धा करने लगते हैं और खरपतवार मिट्टी से फसलों को मिलने वाले पोषक तत्वों को भी छीनने लगते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, उनको हटा दें खेतों से। और कुछ खरपतवार से पाथिनियम शरीर में एलर्जी, अस्थमा जैसे रोग भी उत्पन्न करते हैं। पाथिनियम क्या? गाजर घास। और यांत्रिक वजह से इन्हीं खरपतवारों को हटाया जाता है और उनको हटाने के लिए हैरोग या हल का प्रयोग करते हैं। MCPA और सीमाजीन के छिड़काव से खरपतवारों को हटाया जा सकता है। क्या दोस्तों? MCPA और सीमाजीन। पात्र रोगों और पीड़कों पर नियंत्रण क्या है? कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहले क्या? ये जड़, तने और पत्तियों को काटते हैं, पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूसते हैं और तनों या फलों में छिद्र करके इन फसलों को खराब कर देते हैं। और रासायनिक रीति के अतिरिक्त जैविक नियंत्रण रीति भी अपना प्रयोग में लाई जाती है, कि जलीय खरपतवार कुछ मछलियों द्वारा खाए जाते हैं। जो गाजर घास पाथिनियम है, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब 1955 में क्या हुआ था दोस्तों, अमेरिका से गेहूं का आयात होता था। गेहूं के साथ साथ गाजर घास भी भारत आ गया। पाथिनियम आज तक बना रहा और गाजर घास संपूर्ण भारत में फैल गया। और इसी घास के फूलों से निकलने वाले परागकण लोगों के अस्थमा व चर्म रोगी बना रहे हैं और गाजर घास से त्वचा में एलर्जी हो रही है। अमेरिका ने वैसा अच्छा नहीं किया, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया उसने। अनाज का भंडारण क्या है दोस्तों? जब फसल की कटाई के बाद क्या करते हैं, अनाजों के दानों को हम सुरक्षित रूप से एक जगह पर सुरक्षित भंडारण करते हैं। और यदि भंडारण सुरक्षित नहीं है तो कीट, फफूंद, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु, पुआणु पर आक्रमण कर उसका भक्षण कर देते हैं। उन सबसे बचा लें आप। वही अनाज का भंडारण विधियाँ क्या है? शुष्कन सुखाना, अन्न को धूप में सुखाकर उनको ऊपर गर्म वायु चलाकर सुखाते हैं। भंडारण पात्रों को रखकर गोदामों या बोरों या टैंक या पात्रों दरार छिद्र ना हो वहाँ साफ सुथरे रखें। रासायनिक उपचार छिड़काव करें कवकनाशियों का, रासायनिक उपचार कराता है।
कीटनाशक घोल धूम के रूप में डालें, नीम की पत्तियां डालें, काली मिर्च डालें, तेल द्वारा भी उपचार किया जाता है। और यही जैविक उपचार है जो कि कीट पीड़कों को अंडे देने से रोकता है। भंडारण संबंधी पात्र, ऐसे पात्र को बनाएं जो वायु रोधी हो, चूहा रोधी हो, नमी रोधी हो, फालतू चीजें उसमें घुसे ना, साथ साथ एक स्थिर तापमान हो, वही है। ऐसे कुछ करना पूसा बिन, पूसा क्यूबिकल, पूसा कोठा, साइलो इत्यादि। दोस्तों पशुपालन क्या? पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसे पशुपालन के विभिन्न प्रणालियों, बेहतर उत्पाद सेवाएं लेने के प्रबंध से संबंधित हो, जानवरों के पोषण प्रजनन से संबंधित हो, उनके प्रबंधन के लिए हो, रोग नियंत्रण इत्यादि उसमें शामिल हो। दूध देने वाले पशु क्या हैं? दूध देने वाले पशुओं में वे मवेशी शामिल होते हैं जिनमें हम दूध प्राप्त करते हैं, जो कृषि कार्य से हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना इत्यादि में किसान के सहायक होते हैं। भारतीय पालतू मवेशियों की दो प्रमुख जातियां हैं, गाय जिसे बॉस इंडिकस कहते हैं, भैंस जिसे बॉस बुवेलियस कहते हैं। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। और दूध श्रवण काल वह समय है जिसमें कि बच्चे के जन्म के पश्चात मादा दूध उत्पादन करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दूध श्रवण काल को बढ़ाने से दूध उत्पादन बढ़ जा सकता है। साथ ही पशु का निरोग रहना भी आवश्यक है। जैसे कुछ विदेशी नस्लों से जर्सी, ब्राउन, स्विस का दूध श्रवण काल काफी अधिक होता है, और सिप का देसी नस्लों से रैंड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो ऐसी संतान प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण हो। गाय भैंस से दूध का उत्पादन होता है, उसकी मात्रा और गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसे किस प्रकार का संतुलित आहार मिल रहा है। पशु प्रजनन क्या है? प्रजनन का अर्थ है पुनः उत्पादन। वांछित गुणों वाले पशुओं को पाने के लिए पशुओं में प्रजनन किया जाता है, और प्रजनन द्वारा वांछित गुणों वाली प्रजाति की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण प्रभावी पद्धति कृत्रिम वीर्य सेचन है। इस प्रक्रिया में अधिक दूध देने वाली प्रजाति के वांछित नर के शुक्राणु का मादा के जनन क्षेत्र में अंतःक्षेपण किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रजातियां पैदा करती हैं। कुक्कुट मुर्गी पालन। मुर्गी या कुक्कुट पालन देश का में विशेष स्थान है। अंडे के चूजों के मांस, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं। कुक्कुट पालन न केवल एक बेहतर खाद्य तैयार करने में सहायक है बल्कि देश के लाखों किसानों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन भी है। कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लों द्वारा अंडों व चूजों के में मांस का उत्पादन बढ़ाया जाता है। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गियां जिन्हें लेयर कहते हैं उनका पालन किया जाता है। मांस के लिए उनको ब्रॉयलर को पाला जाता है। नई किस्म की मुर्गी प्राप्त करने के लिए देसी नस्लों जैसे एसिल, देसी नस्लों जैसे लेगहॉर्न का संकरण किया जाता है दूसरे का। व्यावसायिक उत्पादन की दृष्टि से ऐसे चूजे तैयार किए जाते हैं जिन्हें कृषि के उप उत्पाद से मिलने वाले रेशेदार अनाज दिया जा सके। अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। कुक्कुट पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणालियां आवश्यक हैं, जिनमें भोजन, आवास प्रबंधन मुख्य रूप से शामिल होती हैं। और कुक्कुट पालन के लिए चूजों के रहने का स्थान सूचित किया जाता है। चूजों के रहने के स्थान के लिए उचित ताप चाहिए, प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण चाहिए। उनके आहार की गुणवत्ता को संतुलित रखना पड़ता है, उनको सही प्रकार का आहार देना पड़ता है, और उनको रोगों और पीड़ों से बचाने के लिए प्रबंधन में शामिल होता है। ब्रॉयलर का जो आवास होता है भोजन पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से भिन्न होती हैं, क्योंकि ब्रॉयलर को आहार में प्रोटीन वसा देकर उन्हें मांस के लिए बाजार में बेचते हैं। अंडा देने वाले लेयर कुक्कुट में आहार विटामिन ए, विटामिन की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। वहाँ पे गंदगी ना हो, पर्याप्त हवा हो आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। विषाणु और जीवाणु ना हो, कभी जनित रोग हो सकते हैं उनको अगर स्वच्छता नहीं होगी। आवास स्थलों को रोगाणुनाशक धातु से छिड़काव करते हैं। मत्स्य व एक्वाकल्चर क्या है? मछलियों के साथ साथ कई देशों, एशियाई देशों के लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। मछलियां हमारे भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। विटामिन B12 उसमें मिलता है। मछली समुद्री और ताजे जल की पारिस्थितिकी तंतुओं में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री मत्स्य क्या है? क्योंकि भारत हमारे बहुत बड़े जो भाग है उसका एक व्यापक समुद्री तटीय रेखा है, जिसमें एक तरफ संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, वहीं दूसरी तरफ हमारा देश 5600 किलोमीटर की लंबी तटीय रेखा को प्राप्त किया हुआ है। सबसे अधिक खाई जाने वाली समुद्री मछलियाँ क्या है? मैकरेल, टूना, सार्डिन है। और समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का प्रयोग करके मछली पकड़ने वाले नावों का प्रयोग किया जाता है। आज नवीन प्रौद्योगिकी में सैटेलाइट व प्रतिध्वनि यंत्र के प्रयोग से मछलियों के विशाल समूह का पता लगाया जाता है।
और इसी के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के उपयोग से मछली का उत्पादन बढ़ गया है। अब मास्की व एक्वाकल्चर एक सफल उद्योग को पहचान ले चुका है। पंखयुक्त मछलियां से मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, झींगा, मंसल, ऑसेट, समुद्री खरपतवार उद्योग के अभिन्न अंग हो चुके हैं और ये आर्थिक महत्व बहुत रखते हैं। ऑयस्टर का संवर्धन मोती प्राप्त करने के लिए भी किया जा रहा है। आज समुद्री मछलियां अनेक खतरों का सामना कर रही हैं, क्योंकि वैश्विक ऊष्मन की वजह से मछलियों की संख्या में कमी आई है। समुद्री जल में तेल का रिसाव हुआ है, उससे मछलियां कम हुई हैं। समुद्री मछलियों के भंडार कम होने की अवस्था में मछलियों की पूर्ति संवर्धन द्वारा होती है और इसी को ही मैरीन कल्चर कहते हैं। अंतरस्थलीय पक्ष क्या है? भारत में किसान धान के साथ मिश्रित मछली संवर्धन भी करने लगते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन की सतह से मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और इसी प्रक्रिया में देश तथा आयातित प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी क्या है? पौधों की कोशिकाओं के समूह या ऊतकों एवं अंगों के प्रयोग से प्लग नली या बीकर में पोषक जल डालकर उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना ही कृषि या पात्र जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दो भागों में बांटा गया, ऊतक या कोशिका संवर्धन या पात्र या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। ऊतक या कोशिका संवर्धन क्या है? टिश्यू कल्चर क्या है? पौधों की कोशिकाओं या ऊतकों को अलग करके परखनली या बीकर में पोषक घोल डालकर उनका संवर्धन करना ऊतक या कोशिकी संवर्धन कहलाता है। और पात्र जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? किसी पौधे से विशिष्ट जीन या डीएनए को किसी दूसरे पौधे की कोशिका में स्थानांतरित कर देना ही पात्र आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। और इसी प्रक्रिया में जीन या डीएनए का स्थानांतरण पुनः योगज डीएनए तकनीक के प्रयोग से एक पौधे के जीन को दूसरे पौधे की कोशिका के आनुवंशिक द्रव में प्रविष्ट कराते हैं और इसी प्रकार जो पौधे पराजीवी पौधे कहलाते हैं। अमरान एक खाद्य वजह इसका प्रोटीन आलू में डाला गया था, अब जीएम आलू द्वारा भी बनाया जाने लगा है। खाद्य सुरक्षा दोस्तों क्या है? किसी क्षेत्र या देश के सभी लोगों के लिए भोजन की सुगमता उपलब्धता खाद्य सुरक्षा कहलाते हैं। सभी के लोगों के पास भोजन पहुँचे वही खाद्य सुरक्षा है। विशेषकर जब भी फसलों के उत्पादन में संकट आ जाए, निर्धन परिवारों की हालत नाजुक हो जाए, तब भी हम उनको पहुँचाएं। बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए, सूखा आ जाए, अकाल आ जाए, फसल उत्पादन में गिरावट आ जाए, हमें ऐसी व्यवस्था करें। किन कारकों पर निर्भर करती खाद्य सुरक्षा? भोजन की उपलब्धता, भोजन की सुलभता, भोजन खर्च को वहन करने की क्षमता। अब खाद्य सुरक्षा को उठाए गए कदम क्या है दोस्तों? उठाए गए कदम ये हैं कि जो भूमिहीन है, उनके पास सीमित कृषि भूमि है, तो उनको दायरे में लाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक कामगार, अल्प स्वरोजगार करने वाले कर्मी, भीख मांगा जीवन यापन करने वाले कर्मी आते हैं, उनका ध्यान रखा जाए। खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए देश में किए गए प्रयास क्या हैं? बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। 1968 से 1988 तक हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति अपनाया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति शीर्षक का विशेष डाक टिकट जारी किया था, संदेश पहुंचा देशवासियों को। गेहूं की सफलता के बाद चावल तक ये संदेश पहुंचा। देश के नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से हरित क्रांति फैली। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में धान का रिकॉर्ड उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से किया गया। बफर स्टॉक क्या है? प्रतिरोधक भंडार। बफर स्टॉक अनाज का भंडार वह होता है जो कि सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रतिरोधक भंडार में मुख्य रूप से गेहूं और धान को शामिल किया गया और भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों के किसानों से गेहूं और धान खरीदती है जहां उनके अतिरिक्त पैदावार की जाती है और किसानों को उनकी फसलों के लिए एक पूर्व घोषित मूल्य दिया जाता है और यही न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य कहलाता है। जन वितरण प्रणाली क्या है दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया गया अनाज सरकार क्या करती है? राशन दुकानों में बेचती है, समाज के विभिन्न वर्गों में वितरित किया जाता है, यही जन वितरण प्रणाली होती है। आज राशन की दुकानों गांव कस्बों सभी जगह फैली हुई हैं, खुली हुई हैं। देश में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं। वहाँ क्या मिलता है? अनाज मिलता है, शक्कर मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं। इन चीज़ों को खुले बाजार से कम मूल्य पर लोगों को बेचा जाता है। 25 से 35 किलो अलग दशा में मिलता है। दोस्तों आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट बोल देता हूँ,
मैं इससे वही हाईलाइटेड जो पढ़ा चुका हूँ कि भारत में कृषि के शोध विकास की दिशा में एक संस्थान की स्थापना की गई, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना गया है। दोस्तों आप पूरा चैप्टर का ऐसा पढ़ लिया आपने तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने हाईलाइट करके आपको बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।